हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति लेकर आया हूं आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन ऐप पर आप सभी के लिए व्याकरण का एक पूरा परिवार। मेरे पीछे जो आप एक चार्ट देख रहे हैं वो व्याकरण का एक पूरा परिवार है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पूरा सिस्टम व्याकरण का लिखा है। व्याकरण को हम एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं, यानी कि भाषा के एक ऐसी व्यवस्था, भाषा का एक ऐसा अंग जो कि भाषा के विभिन्न अंगों से जुड़कर जिसमें पद, शब्द आदि नियमबद्ध संबंध बनाता है। आशय यह है कि भाषा के विभिन्न अंगों में पद विचार, शब्दों का उच्चारण, पदों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण आदि से संबंध रखता है। भाषा का यही एक रूप व्याकरण का निर्माण कराता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ तो विश्लेषण करना होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ ही विश्लेषण करना है। विश्लेषण यानी कि विस्तारित रूप करना। यहाँ पर व्याकरण ने अपना जब विस्तार दिखाया तो व्याकरण के विस्तारित रूप में आपके सामने यहाँ पर चार अंग उसके नजर आए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। जी फ्रेंड्स, वर्ण विचार जहाँ पर वर्णों की उत्पत्ति, वर्णों का उद्गम स्थान, वर्णों का उच्चारण इत्यादि के बारे में उल्लेख किया जाता है। दूसरी बारे में बात करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार जहाँ पर शब्दों का चयन, जहाँ पर शब्दों का निर्माण, जहाँ पर शब्दों का स्थान रखने की व्यवस्था होती है, शब्द विचार के अंतर्गत आता है। तीसरा पद विचार, जहाँ पर पदों के निर्माण की प्रक्रिया, पदों के रखने का स्थान, विभक्तियों का स्थान आदि पद विचार के अंतर्गत आता है। चौथी बारे में बात करेंगे हम वाक्य विचार की। दोस्तों, वाक्य विचार के अंतर्गत यहाँ पर वाक्य निर्माण प्रक्रिया आती है, जिसमें हमारे पास वाक्यों के प्रकार, उनके उत्पत्ति आदि देखते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर व्याकरण का हमने एक पूरा परिवार देखेंगे कि किस तरह से व्याकरण आगे बढ़ती है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटे से रूप में अभी बिना परिभाषाओं के मैं आपको यहाँ पर व्याकरण का एक पूरा परिवार दिखाऊंगा। जी फ्रेंड्स, वर्ण विचारों के बारे में हम बात करते हैं तो वर्ण विचारों से निकलने वाले सबसे पहले वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्ण विचार से ही वर्णमाला यानी कि वर्णों का उद्गम स्थान, वर्णों की उत्पत्ति आदि प्राप्त होती है। वर्ण विचार के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो वर्णमाला से निकलने वाले जितने भी वर्ण हैं उनको देखते हैं। पहला जब हम बात करते हैं वर्णमाला में, तो वर्णमाला में हमारे पास स्वर निकलते हैं और व्यंजन निकलते हैं। जी फ्रेंड्स, वर्णमाला यानी कि वर्णमाला के 52 वर्णों में से हमारे पास स्वर और व्यंजन प्राप्त होते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वर में हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर देख सकते हैं। ह्रस्व स्वर जहाँ पर हमें कम मात्रा में अपना वर्ण उच्चारित करना होता है, जहाँ पर हमें कम ध्वनि में अपना वर्ण उच्चारित करना होता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जहाँ पर हमें वर्ण उच्चारित करते समय लंबी ध्वनि यानी कि ऊंची आवाज का प्रयोग करना पड़ता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर जहाँ पर हमें दुगने से भी अधिक मात्रा में हमें समय देना होता है, वहाँ पर
प्लुत स्वर होता है। फॉर एग्जाम्पल ओम, का, ये सब स्वर प्लुत स्वर में आते हैं। हस स्वर में फ्रेंड्स, हस स्वर में जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर बोलते समय कम ध्वनि का उच्चारण करना होता है, हस स्वर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ, ई, ऊ, री। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 हस स्वर दिखाई देते हैं। 4 हस स्वर में यानी कि हम जब इसको बोलते हैं तो हमारी ध्वनि कम लगती है, यानी कि यहाँ पर ये हो गए हस स्वर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ध्वनि कम लगी है, ध्वनि का प्रयोग हमने कम किया है। आइएगा फ्रेंड्स, दूसरी बारे में बात करते हैं दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिसमें उच्चारण करते समय दुगनी ध्वनि का, दुगनी आवाज का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर दीर्घ स्वर कहलाया है। जैसे कि आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। जी फ्रेंड्स, यहां पर जिन वर्णों में अधिक समय लग रहा है उच्चारण करते समय, दुगनी आवाज यानी कि दुगनी ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर दीर्घ स्वर का उद्गम होगा। जी फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास 4 हस स्वर हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर 8 दीर्घ स्वर है और 4 हस स्वर है। जी फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास देखते हैं कि किस तरह से हमने यहां पर दीर्घ स्वर के बारे में देखा है। प्लुत स्वर मैंने आपको बताया है, जहां पर दीर्घ से भी अधिक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जा रहा है, वहां पर प्लुत स्वर हुए हैं। जैसे कि ओम, यहां पर फ्रेंड्स हमें अधिक ध्वनि का उच्चारण करना होगा। जैसे कि का, यहां पर जब दुगनी से भी ज्यादा ध्वनि का उच्चारण किया है तो यहां पर प्लुत स्वर हुए हैं। जी फ्रेंड्स, मैं सभी परिभाषाओं को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लिखकर आपको इन परिभाषाओं के बारे में समझाऊंगा, मौखिक रूप से भी देख लीजिए। जी फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं अपन व्यंजन के बारे में। आपको व्यंजन यहाँ पर 4 प्रकार से यहाँ पर व्यंजन दिखाई देंगे। कैसे? पहला स्पर्श व्यंजन, जिसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन जो मुख से बोलने पर स्पर्श यानी कि दांत से, कंठ से, नासिका से स्पर्श होते हैं, तालु से स्पर्श होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क वर्ग है। क वर्ग में तो फ्रेंड्स यहाँ पर क वर्ग में क, ख, ग, घ आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा वर्ग है च वर्ग, जिसमें च, छ, ज, झ, अंश आते हैं। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, जिसमें हमारे पास टव, ठ, ड, ढ, अण। जी फ्रेंड्स, चौथा वर्ग त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग है प वर्ग, जिसमें प,
फ, ब, भ और म। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका इत्यादि से स्पर्श करते हुए बोलते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। चूंकि पचम 25 होते हैं इसलिए इन्हें 25 वर्ण कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बना होता है, यानी कि दोनों के संयोग से मिलकर यह व्यंजन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर य। अब आपकी ध्वनि में फ्रेंड्स यहाँ पर य तो निकल रहा है, लेकिन य के साथ साथ आपके मुख से अ भी वर्ण उच्चारित हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस कैटेगरी को अंतस्थ व्यंजन में लेंगे। र। फ्रेंड्स, आप एक बार उच्चारित भी कर सकते हैं मेरे साथ। आप इसको उच्चारण करके देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि र यानी कि अ, आप र बोलोगे और अ की ध्वनि आपके साथ निकलेगी। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इनको अंतस्थ व्यंजन में लिया गया है। ल और व, इन 4 वर्णों को अंतस्थ व्यंजन में लिया गया है। तीसरे बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, जिनको उच्चारित करने में एक ऊष्मा यानी कि गर्मी का अनुभव होता हो। हमारे आंतरिक ध्वनि, हमारी आंतरिक आवाज में एक गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वहाँ पर ऊष्म व्यंजन दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर श, श, स और ह। जी फ्रेंड्स, हम एक बार बोलकर देखते हैं, हमारे उच्चारण करते हैं, हम अपने मुख से उच्चारण करके देखते हैं तो हमें लगता है कि ऊष्मा निकल रही है, गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब ऐसी स्थिति हो तो हमें ऊष्म व्यंजन का अनुभव होता है। चौथे व्यंजन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो चौथा व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे कि क प्लस छ, श से मिलकर अक्षय बना है। त और र से मिलकर त्र बना है। क और अंश से मिलकर ज्ञानी बना है। इस तरह से फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। मैं आपको परिभाषाओं के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह से संयुक्त व्यंजन निर्माण होता है। वर्ण विचार के अंतर्गत फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही देखे हैं हमने, स्वर भी देखे हैं, व्यंजन भी देखे हैं। स्वर का डिवाइडेशन इस तरह से, व्यंजन का डिवाइडेशन इस तरह से। बात करते हैं शब्द विचार के बारे में। मैंने आपको बताया था शब्द विचार, जहाँ पर हमारे पास शब्दों की उत्पत्ति, उनकी निर्माण प्रक्रिया इत्यादि का उद्गम होता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द विचारों को 4 प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। सबको अलग अलग डिवाइडेशन दिया गया है, सबको अलग अलग डिवाइड किया गया है। आइएगा फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास 5 प्रकार से शब्दों को देखा जाता है। नंबर 1 बात करते हैं तत्सम की। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत में बोले जाते हैं, ऐसे शब्द जिनका निर्माण संस्कृत में होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा तद्भव, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिगड़े रूप में किया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूरज,
हम संस्कृत में यानी कि तत्सम शब्द हमारे पास सूरज का होता है सूर्य, लेकिन हम उसे अपने हिंदी में बिगड़े रूप से बोलते हैं तो उसे सूरज कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, हम अपनी उच्चारण में हिंदी का एक बिगड़ा रूप लेते हैं तो उसे तद्भव कैटेगरी में लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, देशज ऐसे शब्द जो हमारे प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर बोले जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कन्नड़ भाषा, राजस्थानी भाषा के शब्द, गुजराती भाषा के शब्द, ऐसे कई शब्द हैं जो हमारे प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर बोले जाते हैं। चौथा विदेशी, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, विदेशी भाषाओं के आधार पर बोले जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पांचवा जो शब्द है वो है संकर, यानी कि देशी और विदेशी भाषाओं से निकलकर जब दोनों ही भाषाओं से एक अलग शब्द बनता है वो बनता है संकर शब्द। जी फ्रेंड्स, संकर शब्द देशी और विदेशी भाषाओं दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर फ्रेंड्स यहाँ पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ देखा गया है। रूढ़ ऐसे वर्ण जिनका विभाजन करने पर किसी भी प्रकार से अर्थ प्रकट नहीं होता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि हाथ। अब मैं यहाँ पर इसका डिवाइड करूँगा, जैसे कि मैं इसको अलग अलग करूँगा, हा अलग कर दिया, थ अलग कर दिया। अब इसका फ्रेंड्स किसी भी तरह से अर्थ प्रकट नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसको डिवाइड करने पर के बाद भी इसका किसी प्रकार से अर्थ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए फ्रेंड्स ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। जी फ्रेंड्स, यौगिक ऐसे शब्द जिनका विभाजन करने पर अर्थ प्रकट होता है। जी फ्रेंड्स, जिनका अर्थ प्रकट होता है वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय। अब यहाँ पर फ्रेंड्स विद प्लस आलय, यानी कि फ्रेंड्स इसका अब जब डिवाइड किया हमने, जब संधि विच्छेद किया है, तो विद का अर्थ होता है जानना या अनुभव या ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर। तो हम इसको या तो हम इसे कह सकते हैं ज्ञान का घर या जानने वाला घर। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने किसी भी शब्द को डिवाइड किया या अलग अलग किया तो उसका अर्थ प्रकट हुआ है, इसलिए इसे यौगिक में लेंगे। योग रूढ़ ऐसे शब्द जिनका विभाजन करने पर, जिनका विभक्तिकरण करने पर के बाद एक नया शब्द उत्पन्न होता है, योग रूढ़ कहलाता है। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा जलज। जलज यहाँ पर जब मैं इसको जल प्लस ज करता हूँ तो यहाँ पर जल का अर्थ होता है पानी और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जी फ्रेंड्स, पानी में उत्पन्न, पानी में उत्पन्न यानी कि पानी में जो उत्पन्न होता है वो क्या है? वो है काई, यानी जिसको हम कहते हैं कंझी, जिसको हम कंझी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में उदाहरण और भी हैं, जैसे कि पंकज। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर पंख को मैं अलग करता हूँ और ज को अलग करता हूँ। पंख यानी होता है फ्रेंड्स कीचड़ और ज यानी होता उत्पन्न होना, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न।
तो कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे कमल कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेरी आगे की वीडियो में आप प्रयोग के आधार पर शब्दों को देखेंगे कि किस प्रकार प्रयोग के आधार पर समझाया जाता है। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।